आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज देखेंगे चैप्टर 1 पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत। हम शुरू कर रहे हैं और पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स से रिलेट करके मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। प्लस एमसीक्यूज होंगे और मेंस के क्वेश्चंस होंगे, सब प्रीवियस ईयर्स होंगे। मैं आपको जो मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं और जो और फैकल्टीज के पास सब्जेक्ट्स हैं, इसमें इतना पारंगत कर दूंगा कि जब यह कोर्स खत्म होगा तो आपको 1% डाउट नहीं रहेगा। 2022 के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, यह मेरा आपको वादा है। पढ़ना आपको भी पड़ेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर्स की लेंथ मैक्सिमम 1 घंटा, मिनिमम 40 मिनट। हो सकता है कुछ चैप्टर्स कम भी हो, लेकिन 40 से 1 घंटे के बीच में लेक्चर्स रहेंगे। तो भाई, हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी के करंट अफेयर्स में ऑलरेडी अपडेट कर रहा हूं। पॉलिटी की एनसीईआरटी 7 तक कंप्लीट हो चुकी है। ये यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का पहला सब्जेक्ट है। 1-2 हफ्ते में आपको सारे सब्जेक्ट्स के शेड्यूल मिल जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर कब आएगा। हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने पॉलिटी की बना दी। और हमने कुछ और भी चीजें सोची हैं कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाएंगे जिन्होंने यूपीएससी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया है। तो काफी कुछ होने वाला है। आप हमसे सारे डाउट्स पूछ भी सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे चैप्टर 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं पॉलिटी से पहले। देखो, पॉलिटी क्या, हमारा संविधान आपको पता ही है। हमारी गीता कुरान हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, आप भारत का थोड़ा सा इतिहास समझो पहले, क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं समझोगे। 1 मिनट में जरा पॉइंटर ऑप्शन, यार मुझे ना पता नहीं क्या है ये कि आपको थोड़ा सा इसमें वो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये मेरे पता नहीं इसमें क्या हो गया कि जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूं वापस एरो आ जाता है। तो ऐसा है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि इंडिया एक बहुत शानदार दुनिया का लीडर है। लीडर था इनफैक्ट पहले, अब तो नहीं है, लेकिन भारत एक बहुत ही यूनिक देश है। भारत का इतिहास बहुत ही वास्ट है। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले भारत के इतिहास में जंप मारते हैं, क्योंकि अभी हम रेगुलेटिंग एक्ट पे नहीं आते हैं, भारत के इतिहास को ही समझते हैं। भारत के इतिहास को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले आप ये समझिए, फिर से मुझे पॉइंटर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, मैंने बताया ना, अभी मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू देता हूं। 3300 बीसी से लेकर ये 1900 तक चली, ठीक है, यानी कि आज से 5500 साल पहले, पहला पॉइंट। फिर आया हमारा वैदिक पीरियड। ओके, ये 600 बीसी तक चला, यानी कि 2500 साल पहले। फिर आया हमारा, मतलब 1400 से 600 बीसी तक चला। फिर आया हमारा एज ऑफ महाजनपद, जनपद फिर महाजनपद, 16 राज्य 16 महाजनपद का उदय हुआ। चौथे पे भारत का सबसे बड़ा एम्पायर आया, मौर्यन एम्पायर। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जाते थे। हालांकि उस समय बिल्कुल इक्वल सोसाइटी थी, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थे ही ना। एक्ट का मतलब क्या होता है भाई? एक्ट करना है, मतलब एक्ट का मतलब यह है कि कानून आ गया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोविजंस लिखे हैं भैया, इसी हिसाब से आपको चलना है, नहीं चलोगे तो सजा होगी। ये सारे कानून, हमारा संविधान इसीलिए तो है ना कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बढ़े, वरना तो हर जगह एनार्की फैल जाएगी। ठीक है, सब जगह गुंडागर्दी, मारकाट, जैसे हिटलर के समय पे हुई थी, उसने सारे लॉज ही बदल दिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा होते हैं। तो आप ये समझो दोस्तों कि उस समय हमारे जो कानून था, मनुस्मृति, उसको अंग्रेज जब आए, ठीक है, जब, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा था मॉर्यंस, ठीक है, हाँ सॉरी, मॉर्यंस के, तो मॉर्यंस है, तो उन्होंने भी रूल्स बनाए। अशोक ने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए बकायदा कि ये रूल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही गुप्ताज आए, फिर उसके बाद पूरा चालुक्य, चोलास, देन आपके मुगल्स आए। अब देखो, मुगल्स तक देखिए कोई रिटन, ऐसा नहीं था कि कोई रिटन रिकॉर्ड हो, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जैसे आज संविधान ना पूरा रिटन डॉक्यूमेंट है, इस तरीके का हिसाब किताब नहीं था। रूल्स थे लेकिन थोड़े स्कैटर्ड थे। अब जब अंग्रेज आए 1600 में, 1498 में हम देखते हैं पुर्तगालियों ने भारत में आना शुरू किया, वास्को ड गामा आए। अब 1498 में क्यों? देखिए ऐसा था ना कि जो भारत है, ठीक है, भारत, ठीक है, थोड़ा सा जो भारत है, यहां पे आपको अरब मिलेगा।
तो सऊदी अरब, ये पूरा इधर पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर इधर मिडिल ईस्ट, तो सऊदी अरब आ गया। अब जब इस्लाम का कब्जा हुआ और जब ऑटोमन्स का कब्जा हुआ, तो ये रास्ता जो है ना, लैंड रूट, वो बंद कर दिया। यहां पे अंग्रेजों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, यूरोप को, क्योंकि पहले क्या होता था, भारत से भर भर के सामान यूरोप में जाता था। तो अब यहां पे यूरोपियंस को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये रास्ता ऑटोमन्स के पास आ गया। अब हुआ क्या कि यूरोपियंस ने बोला कि भैया अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो उन्होंने बोला कि समुद्र का रास्ता ढूंढो। फिर वास्को डगामा निकले, समुद्र के रास्ते से पहले अफ्रीका पहुंचे, 4 बार गए थे वो, 4 एक्सपीडिशंस किए थे भारत तक। तो पहले अफ्रीका, फिर उसके बाद भारत के कोस्ट में आए, ये कोचीन में रवाना हुए। अब जब ये कोचीन में आए, तो उसके बाद वहां पे राजा था जैमोरिन, वहां पे बैटल ऑफ कोचीन लड़ा, और फिर पुर्तगालियों का भारत पे कुछ पॉइंट्स पे कंट्रोल हो गया। और वहां से हम देखते हैं कि अंग्रेजों का ट्रेड, यूरोप का ट्रेड, अंग्रेजों का नहीं, यूरोप का ट्रेड भारत से शुरू हो गया। उसके बाद एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया ईस्ट में है तो भाई भारत को ढूंढो, एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। मतलब समझिए कि भारत केंद्र में था। क्यों? क्योंकि भारत बहुत अमीर था। भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप भेजे जाते थे। भारत का टेक्सटाइल, भारत का मसाला बहुत इंपॉर्टेंट था, और भर भर के पैसे आते थे। तो यूरोप को लगा कि भारत तो बहुत बड़ा मार्केट है भाई, यहां पे चलो। आप समझिए कि बुलियंस क्या होता था कि एक समय पे इतना सब कुछ भारत से यूरोप में, मतलब भारत जो है अपना सारा सामान भेजता था कहां पे? यूरोप में, और बदले में खूब पैसा आता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में, तो ये चक्री उल्टी हो गई, भारत का पैसा जाने लगा। तो आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे पहले पुर्तगाली है, पुर्तगाली बहुत चीज छोटी जगह पे सिकुड़ गए, वो ज्यादा उनको क्या था, एक्सपोजर ही नहीं मिला। ब्रिटिशर ने दबा दिया, फ्रांस ने दबा दिया। फिर 1600 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1600 इसको बोलते हैं, प्रॉपर सेटअप तो बाद में ही हुई, ठीक है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और भारत की ओर रवाना हुई। फिर आपकी 1616 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। डैनिश और डचेस को छोड़ दीजिए, हालांकि डचेस बहुत बढ़िया थे, डचेस भारत में बहुत जबरदस्त रूल कर रहे थे, काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन दिक्कतें थी। बची कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी और आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, बची कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई यहां पे। अब उसके बाद ब्रिटेन जो था ये बंगाल में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट थी, ये प्राइवेट कंपनी थी। तो जहां पे सरकारी, देखिए फ्रांस, और ये सवाल भी पूछा गया है, ठीक है, कि माइनर डिफरेंस क्या था, क्यों फ्रांस को इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली? हालांकि हिस्ट्री का है ये, लेकिन मेंस में पूछा गया। लेकिन ब्रिटिश को बहुत ज्यादा, क्योंकि इसलिए ब्रिटिश को सफलता, पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी ना भाई, सरकारी काम आपको पता है ये स्लो होता है, बहुत दिक्कतें होती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, इनके पास पूरा कंट्रोल था। ये तो भाई ट्रेडर्स थे, ये भारत से डील करते थे, यूरोप में जाके बेचते थे, ब्रिटिश में जाके बेचते थे, और बीच में अपना पैसा खाते थे, कमीशन लेते थे, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि बंगाल में आए। फ्रांस जो है वो मद्रास में था, वो मद्रास में अपना खजाना खोज रहा था, अपनी किस्मत खोज रहा था। बंगाल दोस्तों वो इज हाईली फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल है वो। और बंगाल का भाई मुगल टाइम से बंगाल को जीतना बड़ा मुश्किल हो गया है। बंगाल बिहार बहुत ही नाक पे दम कर दिया इन्होंने, यहां की जो सल्तनत रही है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर ने बंगाल पे अपना रूल जमाया। 2 बैटल लड़ी गई। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे। नॉन बैटल ऑफ प्लेसी को बोला जाता है, ये एक्चुअली लड़ी नहीं गई थी, ये बहुत जबरदस्त धोखा मिला था सिराजुद्दौला को, है ना। और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद पूरा का पूरा बंगाल, क्योंकि दोनों ही बैटल में एकदम क्लियर कट जीत मिली ब्रिटिशर को, और फिर इनका भारत पे हो गया कब्जा 1764, 1764। लेकिन इनको पता था कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इतना पैसा कमा के गया था, इतना अमीर होके गया था कि क्या बताएं। रॉबर्ट क्लाइव ने भर भर के पैसा कमाया था भारत से, और रॉबर्ट क्लाइव ही नहीं, बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, वो बहुत अमीर होके गए। उसका रीजन था ना, भयानक रिश्वत लेते थे ये, तो यानी कि रिश्वतखोरी ज्यादा हो गई। अब उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जैसे दोस्तों मैंने जब स्टडी ग्लो शुरू किया था, तो मुझे पता चला कि यार अब टीम बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा। तो यही ब्रिटिशर को लगा, जब ब्रिटिशर ने बंगाल पे रूल शुरू किया,
तो उनको पता चला कि भाई स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, एक प्रॉपर एक रूल लाना पड़ेगा, एक्ट लाने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वहां से शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773। ये बैकग्राउंड आप समझ गए। बहुत कुछ इतिहास का पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, पॉलिटी और हिस्ट्री साथ साथ चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या था? सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये यहां पे बंगाल की बात है, और क्योंकि बंगाल की बात है तो यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही तो बोला जाएगा। पहले ब्रिटिशर ने बंगाल पे अपना रूल जमाया, तो आप ये बताइए कि यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही तो बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? 4 मेंबर की काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को बोला जाता था गवर्नर। देखिए बंगाल के लिए ही सब कुछ युद्ध, 1757 भी नवाब ऑफ बंगाल थे, 1764 में भी बंगाल के, हालांकि 3 रूलर्स थे लेकिन बंगाल के नवाब शामिल थे। तो पहले रूल तो बंगाल पे स्टैब्लिश हुआ। तो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुए रॉबर्ट क्लाइव, मतलब से पहले भी थे लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को कमान सौंपी गई। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में आया कंसेप्ट। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, बेटा रट लो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कई बार वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? यहां पे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 मेन एरिया थे जहां पे ब्रिटिशर ने अपना दबदबा बनाया। तो हर जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा, तो बंगाल में रखा गवर्नर, सिमिलरली बॉम्बे में भी, सिमिलरली मद्रास में भी, ठीक है। दे वर दी सब ऑर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सब ऑर्डिनेट समझते हो ना क्या होता है? मेरी बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन मैंने 2 डिपार्टमेंट, जैसे मैंने मेरा यूपीएससी का, फिर मैंने बैंक खोल लिया और एसएससी खोल लिया डिपार्टमेंट। अब मैं यूपीएससी, बैंक और एसएससी कहां देखूं? तो मैंने कुछ लोगों को बुलाया, तुम मेरी तरफ से देखो, यू आर माई सब ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आप ये समझो कि बॉम्बे और मद्रास, सब मेन फोकस बंगाल में था, लेकिन बाद में बॉम्बे और मद्रास को भी प्रेसिडेंसीज बनाई, बट बंगाल से सारा रूल चलता था। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज बनाई गई, 3 प्रेसिडेंसीज बनी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। वहां पे भी गवर्नर चुने गए। हालांकि पहले ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी। बॉम्बे में क्या हो रहा पता नहीं, मद्रास में क्या हो रहा पता नहीं, बंगाल में क्या हो रहा पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तीनों एक हो गए क्योंकि अब एक रूल बना। और ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्ट आए हैं ना, ये हर 20 साल में आएंगे। 1784 को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद 1784 से हर 20 साल में आएंगे। तो आपको एक्ट रटने की भी जरूरत नहीं है, बस 20 साल ऐड कर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट बना 1774 में कलकत्ता, क्योंकि बंगाल की बात हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट कहां बनेगा? कलकत्ता में। 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। देन इट एक्चुअली प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। मैंने बताया ना कि जो कंपनी के सर्वेंट्स होते थे भर भर के रिश्वत लेते थे। कोई भी काम कराना होता था, रिश्वत दो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने बताया कि इतने सारे जो यहां पे जो ये क्या कहते हैं कि जो काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो इतना पैसा कमा के गए, इतना पैसा कि जब वो इंग्लैंड जाते थे तो वो बोलते थे अरे इतना पैसा कहां से आ गया तुम्हारे पास। तो ये बात जो है ना, ये कंपनी को, ये ब्रिटिश को बाद में समझ में आई, कंपनी को बाद में समझ में आई कि आधा पैसा तो यही खा जा रहा है। तो इसीलिए एक एक्ट लेके आओ ताकि इनको, नाम देखो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना है इनको, कंट्रोल में रखना है इन सबको। देन उसके बाद कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का बढ़ा। समझ रहे हैं? अब ये आपको याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 5 पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोविजंस आप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो इट एक्चुअली क्रिएटेड दी प्रेसिडेंसी, रेसिडेंसी पी लगा दीजिए, परमानेंट रेसिडेंस, प्रेसिडेंसी। तो फोर्ट विलियम, देखो अंग्रेज क्या करते थे, ये आते थे और एक जगह चुनते थे, वहां पे बैठ जाते थे, फिर उसके बाद वहां पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर देते थे, किलेबंदी। उसके बाद जब इनको रोका जाता था तो ये हाथ पैर जोड़ने लगते थे कि अरे महाराज किले बनाने दो, हम कैसे यहां पे बिजनेस कर पाएंगे। और उसके बाद पैसा भी देते थे, खूब भर भर के गिफ्ट देते थे। तो जो रूलर्स थे वो भी मान जाते थे कि चलो भैया ठीक है, हम तुम्हारी इतनी बात मान लेते हैं। तो यहां पे पहली प्रेसिडेंट जो फोर्ट विलियम था वो कलकत्ता में बनाया गया।
और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज इक्वल टू गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, जिसके 4 जो मेंबर काउंसिल थी, 4 मेंबर काउंसिल, समझे। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, देन प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे। ये वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसको फिर से समराइज कर दिया है। गवर्नर जनरल की काउंसिल की पावर क्या थी, और गवर्नर जनरल सबसे पहले ये रूल्स बना सकता था, देन ये ऑर्डिनेंसेस कर सकता, रेगुलेशंस कर सकता था, यानी कि रूल मेकिंग, ऑर्डिनेंस निकालने की, रेगुलेट करने की पावर गवर्नर जनरल के पास थी। सुप्रीम कोर्ट बना, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना, एक चीफ जस्टिस, 3 अदर जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट क्या करता है, सिविल क्रिमिनल जो भी केसेस आए वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर कुछ रिलीजियस मैटर आता है, सोशल कस्टम आता है, उस समय भारत में ये सब था ना कि भाई रिलीजियस सोशल कस्टम तो बहुत ज्यादा थे, भारतीयों को उसमें हस्तक्षेप पसंद नहीं था, लेकिन अब कोर्ट में ये मामले भी जा सकते थे। ओके, अब यहां पे कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा होता है। देखो जो एक्ट आता जाएगा, ध्यान देना, हर एक्ट में ब्रिटिश सरकार जो है वो ईआईसी को कंट्रोल करेगी, हर एक्ट में ब्रिटिश सरकार को ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम था कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम कर दिया है, उसने भारत के इंपॉर्टेंट जगह पे कब्जा कर लिया है, अब हमारा काम है, हम प्राइवेट कंपनी को ज्यादा समय तक चलने नहीं दे सकते, क्योंकि भाई भारत ब्रिटिश का ताज था, समझिए। तो यहां पे क्या हुआ, स्टार्टेड नॉमिनेटिंग हाई ऑफिशियल्स। आप अपना दबदबा कैसे बनाओगे, अपने आदमियों को भेज दो, सिंपल, कोई ग्रुप है उसमें अपने आदमी रख लो, यही तो होता है ना, तख्ता पलट ऐसे ही होता है। यहां पे जो कंपनी के जो ऑफिशियल थे, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे एक्चुअली स्टार्ट सेंडिंग देयर ओन मेंबर्स, जजेस, मेंबर ऑफ द कोर्ट, मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, एक तो गवर्नर जनरल है, उसकी एक कोर्ट है बकायदा, मतलब उसकी काउंसिल है, देन देयर इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या करेंगे, ये डायरेक्ट करेंगे ना, रिपोर्ट आएगी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स पे, वो भेजेंगे ये। ओके, फिर उसके बाद मॉडल कोड ऑफ सिविल सर्वेंट इन प्रेजेंट एरा, जिस तरीके से, देन देयर वाज, जैसे आज आप समझ सकते हो ना कि मॉडल कोड ऑफ सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट्स का भी मॉडल कोड होता है ना, कि आपको ये चीजें नहीं करनी, आप सोशल मीडिया पे भी वैसे नहीं जा सकते, बट एनीवे आजकल आईएएस आईपीएस जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट होता था 12% से ज्यादा नहीं ले सकता था, समझे आप। दीज वर द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। डिफेक्ट्स क्या थे, हर एक्ट में डिफेक्ट हैं तभी तो बार बार आएगा वो, डिफेक्ट्स नहीं होते तो बार बार आता क्यों, हर एक्ट में डिफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल था वो पावर थी ही नहीं उसके पास, कोई वीटो पावर ही नहीं थी, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। गवर्नर जनरल खाली नाम का गवर्नर जनरल था, वीटो पावर मतलब ना कहने की, जैसे अगर मान लो कोई इशू पे डिसीजन हुआ, अगर गवर्नर जनरल ने ना कह दिया तो खत्म, लेकिन यहां पे तो इनकी काउंसिल को ज्यादा पावर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ज्यादा पावर है, आप समझे। फिर उसके बाद भारतीय लोगों को तो कुछ एकदम भेड़ बकरी, ये ब्रिटिशर सिर्फ अपने लिए आए थे भारत में, सिर्फ ट्रेड करने आए थे, भारतीयों की जितनी भी समस्या थी इनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होगा पता नहीं, गवर्नर जनरल के साथ कैसा रिलेशन होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी ये पहली कोशिश थी जब एक एक्ट लाया गया कंट्रोल के लिए। फिर आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब जो प्रॉब्लम थी इससे पहले उसको हटाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यह पिट्स इंडिया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था, 1781 के एक्ट को अमेंड किया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। 1784 का एक्ट, अब यहां पे हर 20-20 साल में एक्ट आएगा। फीचर्स क्या है, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, जो डिफेक्ट्स थे वो खत्म किए, मतलब कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक देश के कितने फंक्शंस, मैं देखो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो आपको मैं बताता हूं कि याद कैसे रखा जाए। बहुत लोग बोलते सर समझ, रटो नहीं, सोचो जरा कि क्या हो सकता है।
एक देश में क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, देश पैसे के बिना नहीं चलेगा, तो पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि एक देश की आर्मी होनी चाहिए, आर्मी के बिना देश नहीं चल सकता, उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तीसरी चीज, उसके बहुत अच्छे लीडर्स होने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये 3 मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर है, समझ लीजिए। तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस तो होंगे ही ना कंपनी के, जिसको इस एक्ट में अलग कर दिया। कमर्शियल अलग हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हैं। यहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करते थे, लेकिन एक नई बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझे आप? कमर्शियल अफेयर्स के लिए बॉडी बनाई है जो पहले थी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट्स इट। दोनों को अलग कर दिया, यानी कि डबल गवर्नमेंट। अब कमर्शियल अलग, पॉलिटिकल अलग, जितना ज्यादा सेग्रीगेशन होगा उतना बढ़िया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी ऑपरेशंस होते थे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के या रेवेन्यूज के, यही देखता था। यानी कि एक तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावर दी गई है, समझिए आप। फिर से प्रोविजंस देख लेते हैं। वही मैंने बताया कि ईआईसी जो है इस, अरे यार एक मिनट रुको, फिर से कर लेता हूं इसको। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अब सरकार की एक सबऑर्डिनेट हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पे ऊपर हो गई, ईआईसी। और जैसे जैसे एक्ट आएंगे ना, 1857 में तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, भागो ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 में तो पूरा का पूरा भारत क्राउन के अंडर आ गया ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद चांसलर ऑफ एक्सचेकर, कौन होता है जो फाइनेंस देखता है। बाकी जो 4 थे दे वर नॉमिनेटेड बाय द किंग। देखो भारत, अच्छा ठीक है वो बाद में हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी इसको बताने का समय नहीं आया है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ये जो भी, ये मैंने बता दिया, सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट, सब रेवेन्यू, फिर जो भी कंपनी रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद 4 से 3 मेंबर्स होते थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी अल्टरेशन हुआ, मेंबर्स को थोड़ा सा कम किया गया। फाइनली भैया गवर्नर जनरल वोट दे सकता था कोई भी मैटर पे। और अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो इनडायरेक्ट कंट्रोल थी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा, ग्रेटर पावर टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा को बहुत ज्यादा पावर दी गई, चाहे वो वॉर हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे डिप्लोमेसी हो। कैलकाटा हब बना। कैलकाटा जो भी पोजीशंस होते थे कंपनी के वो यहीं पे ही लाए जाते थे। फिर जो अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स होती थी, सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे वर ऑर्डर्ड टू प्रोवाइड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पूरी की पूरी इन्वेंट्री दो। भारत में तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, ब्रिटेन में 2 महीने के अंदर अंदर, अगर मान लो हम तुमको भारत भेज रहे हैं तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा हमको चाहिए। पोस्ट अगर तुमको दी जा रही है तो कच्चा चिट्ठा दो अपना, यानी कि ट्रांसपेरेंसी है कि आपने कितना कमाया है, आपके पास कितनी वेल्थ है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपने करप्शन नहीं किया। भाई मेरी सैलरी 20,000 थी और मैंने खरीद लिया बंगला, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यानी कि अगर बेटा तुम करप्शन करोगे, अब ये बहुत बड़ा डिफेक्ट था 1773 वाले में, अब अगर तुम करप्शन करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। डिफेक्ट्स क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में नेपोटिज्म तो होगा ही ना, अपने लोगों को बिठा दो। फिर उसके बाद जो सरकार और कंपनी की पावर थी वो क्लियरली डिफाइन नहीं थी। यह बात तो ठीक है, लेकिन इसमें भी डेफिनेशन की कमी थी। आगे देखते हैं। अब 1793 का चार्टर एक्ट, 20-20 साल इसमें जोड़ दो, 1813, 1833, 1853, दैट्स इट। तो आपको 1773 याद रखना है, बस एक 1784 एक वो था। 1773 20 साल, 1793 20 साल, 1833, 1813, 1833, 1853, समझे आप? तो आप 20-20 साल जोड़ते जाओ। चलो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्ट। सबसे पहले तो चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रिन्यू किया इन्होंने। अगले 20 साल तक भारत के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। कोर्ट्स को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया,
और अपनी ज्यूरिसडिक्शंस को इन्होंने डिफाइन किया। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। ज्यूरिसडिक्शन मतलब दायरा, कितना दायरा है, उन सब को डिफाइन किया। चलो, वैसे सारी एक एक चीज मैं आपको बताता ही चलूंगा, ऐसी कोई परेशान होने की बात नहीं है। अब वही मैंने बताया कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक तो ब्रिटिश का दबदबा बढ़ता जाएगा, और दूसरी चीज जो गवर्नर जनरल है उसकी भी पावर बढ़ती जाएगी। तो गवर्नर जनरल अब यहां पे वॉज एम्पावर्ड टू डिसरिगार्ड द मेजोरिटी। अगर मान लो कि सर्कमस्टेंसेस, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है या कोई ऐसी कंडीशन, भाई देखो जो मेजोरिटी है, कहने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल अपना खुद का डिसीजन ले सकता था। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, वॉर की सिचुएशन आ गई है, रेवेन्यू की हिसाब किताब गलत हुआ, तो गवर्नर जनरल को इतनी ताकत थी कि वो खुद से ही डिसीजन ले ले। आपको पता ही है ना कि सारे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स, इनकी अपनी काउंसिल होती थी, और वही मैंने बताया कि काउंसिल को यहां पे ज्यादा ताकत थी। हम अकेले डिसीजन लेंगे, हमको आपकी जरूरत नहीं है, सुपरसीडिंग पावर्स थी। ठीक है, मतलब गवर्नर जनरल सबसे बड़ा बना। इतना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोविजंस क्या थे? सबसे पहले तो यू कैन इंक्रीज योर डिविडेंड टू 10%। आप अपना डिविडेंड 10% तक बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा आप ले सकते हो, बाकी सब हमको दो, मतलब ब्रिटिश को दो। तो जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरीज, 5 लाख ब्रिटिश पाउंड इनको देने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इनके लिए घाटे का सौदा हो गया। एक तो आपको वैसे ही इतना कम मिल रहा है, ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा खासा 5 लाख पाउंड हर साल देने पड़ते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भार आने लगा। समझे आप? आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशरी फंक्शन। अगेन यहां पे कोर्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया और इनके ज्यूरिसडिक्शन, इनके दायरों को डिफाइन किया। अब यहां पे रेवेन्यू और जुडिशरी को अलग किया। जो कोर्ट्स की पावर थी उसको अलग की, कि भाई अगर मान लो पैसे का उस समय बड़ी गड़बड़ चलती थी, तो अगर कोई रेवेन्यू डिस्प्यूट आ रहा है तो माल अदालत या रेवेन्यू कोर्ट्स डिसअपीयर्ड। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये क्या था? 20 साल बाद आया ये, 20 साल तक का रूल ये और एक्सटेंड करेंगे हम अपना। अब सेम इन इंडिया 20 साल तक फिर से हम आएंगे। देखिए 1813 में बहुत कुछ हुआ, 1789 में दुनिया में क्या हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया था, ये भी आप देखो, और 1793 का चार्टर एक्ट अभी हमने देखा। नेपोलियन से इधर, नेपोलियन फ्रांस का था, फ्रांस का राजा। अब नेपोलियन जो है, नेपोलियन से ब्रिटिशर लड़ने में त्रस्त थी। भाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ब्रिटिश जो है वो, ब्रिटिश की नेवी फोर्स, नेवल फोर्स बहुत ताकतवर थी। ब्रिटिश की नेवी को कोई टक्कर नहीं दे सकता था, इसीलिए वो हर जगह चले गए। अरे वो मूवी नहीं देखी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन? तो इनकी इतनी तगड़ी नेवी होती थी। अब यहां पे जब नेपोलियन का उदय हुआ तो ब्रिटिशर नेपोलियन से ही उलझ गए और नेपोलियन को हराया। अब बिजनेस जो इंग्लैंड का था बड़ा प्रॉब्लम में रहा। ब्रिटिश गुड्स यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास फ्रांस एलाइड है उसमें जा ही नहीं सकते। मिलान डिक्री, बर्लिन डिक्री, जो भी फ्रांस के साथ है ब्रिटिश गुड्स को, क्योंकि ब्रिटिश और फ्रांस कट्टर दुश्मन थे दोस्तों, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, ऐसा था। ब्रिटिशर ट्रेडर्स ने डिमांडेड कि हमको एशिया में एंट्री दो और जो मोनोपोली है ईआईसी की उसको खत्म करो। भाई यूरोप की देशों ने वैसे ही इनको बंद कर दिया, तो ये भारत ही तो आएंगे ना। ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बोला, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में कोई था ही नहीं, बाकी जो ब्रिटिश के बिजनेसमैन थे वो भारत में नहीं थे। अब यहां पे बोला गया अब हम आएंगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो सबसे बड़ी बात याद रखना 1813 की, रट लो, लिख लो बहुत अच्छे से, 1813 याद ही रख लो। अगर यह पूछा जाए कि मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किससे खत्म हुई, 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई। और रीजन क्या थे? अभी पीछे जो मैंने आपको बताया कि यूरोप में प्रॉब्लम हो गई थी। भारत से जो ट्रेड था, ऑल कॉमोडिटीज एक्सेप्ट टी, ब्रिटिश सब्जेक्ट के अंदर आ गया। सब्जेक्ट्स मतलब क्या? आपका रूल किस पे है?
जैसे भारत के भी 3 सब्जेक्ट है ना, स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट। तो चाय को छोड़ के बाकी भारत से जो भी ट्रेड था वो ब्रिटिश के सारे बिजनेसमैन कर सकते थे। यानी कि सिर्फ चाय एक ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था जो ब्रिटिश के ट्रेडर ना बेच सके। समझे? मैं फिर से बता रहा हूं, जो कमोडिटीज एक्सेप्ट टी, चाय को छोड़ के जो भी बिजनेस होता था वो सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए खोल दिया गया। अब ब्रिटिश ट्रेडर्स आके यहां पे बिजनेस कर सकते थे। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन चाय में नहीं। अब भैया चाय की बात करें तो चाइना को हम कैसे भूले? चाय ने भारत को बहुत पैसा दिया, सॉरी ब्रिटिशर को बहुत पैसा दिया। इधर चाइना में भी तो ट्रेड कर रहा था ना ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चाइना और भारत के साथ जो चाय का ट्रेड था दैट वाज इंटैक्ट। उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी। क्रिश्चियन मिशनरीज यहां पे आ सकती थी और प्रोमोट कर सकती थी, रिलीजियस इंप्रूवमेंट कर सकती थी। यानी कि अब हमारे सोशल और रिलीजियस कस्टम्स पे भी चोट होगी। मिशनरीज आएंगे और हर जगह मिशनरीज गई, उन्होंने काफी अच्छा भी काम किया, कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा की, सच है। तो यानी कि धर्म का प्रोपगेशन भी अब होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि टेरिटोरियल और कमर्शियल, ये सब आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको याद रखने की जरूरत है वो है ये और ये। 1813 में जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म हो गई। ठीक है, बाकी ये तो देखिए पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है कि अब 1 लाख एवरी ईयर ऑन दी एजुकेशन ऑफ इंडियंस। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा बस इतना समझिए कि कंपनी अभी तक भारत के लोगों पे ध्यान नहीं दे रही थी। लोग चाहे जो भी करें उनको इतना ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि आपको भारतीयों को एजुकेट करना है, आपको हर साल 1 लाख रुपए देने हैं और डिविडेंड 12% से अब सीधा 10.5 पे आ गया। सॉरी डिविडेंड को फिक्स किया गया 10.5% पर एनम पे। डेट कम हुआ, कर्ज तो कम हो गई ना। भारत जैसे देश में आप अगर बिजनेस करोगे तो कम हो गई। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आई। अभी तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया नहीं है, वो अभी आएगा 1880s में। अभी लोकल गवर्नमेंट आई, अब ये क्या करेंगी? टैक्स लगाएंगी और जो पे नहीं करेगा टैक्सेस उनको पनिश भी करेंगे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या बोल रहा था? इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। 1833 में आपको बहुत कुछ याद रखना। अब बंगाल हटाओ, देयर विल बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो अब भारत के गवर्नर जनरल के पास होंगी। तो बेटा ये चीज याद रखो। तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई और 20 साल बाद अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, क्योंकि अब ब्रिटिश में बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अब पूरी की पूरी टेरिटरी पे पहली बार इनका राज हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान दीना, 1828 में 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपॉइंट किया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखना है। 1775 से लेकर 1782 तक आए थे ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वैसे सबसे पहले 4 नाम आप याद रखिए। पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अभी हम उनकी बात करेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहां पे आप समझिए कि पहले बॉम्बे और मद्रास काफी हद तक इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई इनकी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्वे सर्वा हो गया। पूरे भारत की जहां जहां ब्रिटिशर हैं वहां वहां की लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की प्रक्रिया अब गवर्नर जनरल। हालांकि उस समय भारत के पास कोई ऐसा पार्लियामेंट नहीं थी, वो सब ब्रिटिश से ही बन के कानून आते थे। यही इंडियन नेशनल कांग्रेस को बड़ी दिक्कत थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज है एज अ कमर्शियल बॉडी खत्म। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इट इज नॉट अ कमर्शियल। अरे यार आप देखो यार, ये रूल स्टार्ट हो गया है ना। अब आप भूल जाओ बंगाल अंगाल, अब सीधा भारत पे रूल करेंगे हम। तो यानी कि कमर्शियल बॉडी अब ईस्ट इंडिया कंपनी रही नहीं, अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई।
अब एडमिनिस्ट्रेशन होगा, समझे। और कंपनीज हर मैजेस्टी हिज मैजेस्टी, मतलब इंग्लैंड में जो राजा होता था, ब्रिटिश में जो राजा होता था, उसके नाम पे यहां पे रूल करेंगी। फिर उसके बाद पहली बार सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, और इसी दौरान मैकॉले कमीशन आई। मैकॉले कमीशन वो कमीशन जिसने भारत को पूरा बदल दिया। लॉर्ड मैकॉले जो आए, उन्होंने यही बोला था ना कि भारत जो है उसके अपना कोई सिस्टम नहीं है, ये जो इनकी पढ़ाई होती है बिल्कुल ओल्ड आउटडेटेड है, ये हम अपना सिस्टम बनाएंगे, वेस्टर्नाइजेशन लॉ। और आज वो वेस्टर्नाइजेशन चल रहा है, यानी कि लॉर्ड मैकॉले ने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इट एक्चुअली ओपन द कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब पढ़ाई में बदलाव होगा, अब भारतीय भी ऑफिसेज होल्ड कर सकेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। की पॉइंट्स आप देख लीजिए। सबसे पहले कमर्शियल बॉडी नहीं, ये मैं बता ही चुका हूं, ब्रिटिश कहीं पे भी भारत में जा सकते थे। अब भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी हो गया था, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन यस, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया हैड बिगन। नाउ इंडिया वॉज ऑफिशियल, इट वॉज कि पूरा ये अब कंफर्म हो गया, ठप्पा लग गया कि अब भारत में उपनिवेश शुरू हो चुका है, भारत ब्रिटिश की कॉलोनी हो गया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया है यहां पे, समझे। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेंबर्स आप देख लीजिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4, इट वॉज रिवर्टेड टू 4, पिट्स इंडिया एक्ट में ही था। हालांकि 4th मेंबर जो होता था उसको लेजिस्लेटिव पर्पस के अलावा सब कुछ दिया जाता था, समझे आप। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर और ज्यादा हुई, अब वो कुछ भी कर सकता था, किसी भी लॉ को बना सकता था, बिगाड़ सकता था, किसी भी लॉ को हटा सकता था। शुरुआत में आप 1773 में चलिए, वहां पे गवर्नर जनरल की पावर कुछ थी ही नहीं, लेकिन अब पावर हुई, किसी भी लॉ को वीटो कर सकता था, लॉ को कोडिफाई कर सकता था। अब सॉरी, लॉ को कोडिफाई, देखिए मैंने बताया ना कि भारत के पास तो अपना हाउस है नहीं, तो जो भी होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही आता था। भारत में जो भी कानून बनना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आता था, और उनको एक्ट से बोला जाता था। चार्टर एक्ट 1833 में भारत में लॉ कमीशन बनी, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834 में कानून बनाने की कमीशन बन गई। अब कानून बनेंगे तो ब्रिटिश में, लेकिन कमीशन बनाई गई है। पहली बार भारत के लिए अपनी लॉ कमीशन आ गई, और यहां से ही कानून की शुरुआत होती है। अब आएगा हमारा आईपीसी, की भी बात करेंगे थोड़े टाइम बाद, अभी वो वक्त नहीं आया। भारत भी अब सरकारी सर्विसेज ले सकेंगे, अब भारत को भी सरकारी जॉब मिलेगी, उतनी बड़ी पोजीशन नहीं लेकिन मिलेगी। फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के लिए हैलीबरी कॉलेज ऑफ लंदन में कोटा दो, यहां पे कोटा बनाया गया, कोटा सिस्टम हुआ कि जो देखिए आगे आने वाले समय में अब सिविल सर्विसेज शुरू हो गई हैं 1834 में। अब जितने भी भारत में लोग आएंगे बड़ी पोस्ट पे जो रहेंगे, और जो वाइसरॉय रहेंगे, वो सब के सब सिविल सर्वेंट होंगे। आज भी और उस समय भी आईसीएस सबसे बड़ी जॉब होती थी, लेकिन यह सिस्टम इतना ज्यादा आसान नहीं था। स्लेवरी को भी खत्म करना था। स्लेवरी तो खैर अमेरिका में बहुत ज्यादा चलती थी। अब 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं, 20 साल बाद आया ना, और इसके बाद वाला चैप्टर फिर हम अगले पार्ट में करेंगे। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, सेपरेट हो गए। अब देखो, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जैसा मॉन्टेस्क्यू ने बोला था 3 पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वैसे ही अब कुछ हो रहा है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, मतलब चलो 1853 की बात करें तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग हो गए। एग्जीक्यूटिव कौन होता है भैया? जो कानून बनाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव आपकी राज्यसभा, लोकसभा, जहां पे कानून बनेंगे, ठीक है, विधानसभा। लेकिन यहां पे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सब। तो पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट हो गए। 6 नए मेंबर्स आए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स बोला गया, टू द काउंसिल। यानी कि आप ये समझिए कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता था। इन शॉर्ट, इंडियन लेजिस्लेटिव या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
और इसी को ही मिनी पार्लियामेंट बोला गया। तो आप ये रट लो, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट बोला जाता था क्योंकि भारत के पास कोई पार्लियामेंट नहीं थी। जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोसीजर, देखिए ब्रिटिश के लिए भी बड़ा हेक्टिक काम था ना, कानून वहां पे पारित हो रहे हैं, बन यहां पे रहे हैं, तो इससे अच्छा भारत में ही कुछ ऐसा लेके आओ कि यहां पे ही चीजें हो जाए। फिर सिविल सर्वेंट का अब ओपन कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्वेंट आएंगे, ठीक है। पहले इसको सीसीएस बोला जाता था, कॉवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, बाद में इसको आईसीएस बोला जाने लगा। मैकॉले कमेटी मैंने बताया था ना। फिर इंडियन टेरिटरीज भाई ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे होल्ड की जाएंगी। सबसे पहले तो सेपरेट गवर्नर फॉर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा था। देन उसके बाद नई प्रेसिडेंसीज भी आ सकती हैं और नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितनी ज्यादा प्रेसिडेंसीज आएंगी उतने ज्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको चुनने पड़ेंगे ना। गवर्नर जनरल के ऑफिस को भी एक्सपैंड किया गया। चौथा मेंबर जो था दैट वाज लॉ मेंबर, ओके। बाकी लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए दे वर टू हैव 12 मेंबर्स, ये आप देख सकते हैं। यानी कि हर किसी को अब इसमें जगह मिल रही है। फिर आईसीएस आप देख सकते हैं, इंडियन सिविल सर्विस। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, इट एक्चुअली डिप्राइव्ड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सिविल सर्वेंट का बर्थ हुआ 1854 में। पहले तो कि क्या था ना कि कमिटी ही जो थी वही अपॉइंट करती थी कि आप सिविल सर्वेंट हो, आप सिविल सर्वेंट हो। लेकिन अब कंपटीशन के थ्रू मेरिटोक्रेसी आ गई, अब ओपन कंपटीशन होगा और अब बहुत सारे भारतीय भी इसमें चुन के आएंगे, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस एक थे। तो ये हमने एक्ट्स देख लिए 1853 तक। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, पहला है चार्टर एक्ट 1813। मेरे ख्याल में आपने सब पढ़ लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, देख लिया आपने। तो आपको मैच करना है चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब अभी मैंने आपको बताया 1853 में क्या हुआ, सबसे पहले सेकेंड पॉइंट, अरे ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई ना। अब देखो ए में क्या है, सेकेंड, यानी कि ए वाला जो, अरे रुको एक मिनट यार, पेन को तो मैं अपना कर लूं, हां। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये फिर चला सॉरी पता नहीं क्या है यार, ये मुझे समझ ही नहीं आता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, हर जाके मुझे पॉइंटर ही चेंज करना पड़ता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसके प्रोविजन क्या थे, सेटअप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये वाला फर्स्ट पॉइंट छोड़, अच्छा इसको ये हमेशा ना यहां से चला करो। तो इसमें सेकंड पॉइंट देखो, ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एंडेड, चीख के मैं बोल रहा था ना 1813 में कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, यानी कि ए का सेकंड आंसर होगा। तो अब ए का सेकंड या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा। ये एक ऑप्शन नीचे चला गया है, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि ए और सी में से एक होगा, बी वाला अपने आप चला गया। अब उसके बाद आओ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773, ये तो ऑलरेडी चला गया, तो यानी कि 1, 3, 4 में से कोई होगा। सेट अप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो 1773 में ये आए ही नहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये तो हो नहीं सकता। पावर टू गवर्न, बिल्कुल भी नहीं। कंपनीज डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल। चौथा होगा ना बी का, समझे कि नहीं आप? पहला तो हो ही नहीं सकता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो अभी आया ही नहीं है। सेकंड वाला हो चुका है, पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल नहीं, तो बचा चौथा। तीसरा देखो 1858 का एक्ट, यानी कि अब देखो, हालांकि अब आपको ए ही होगा ही, क्योंकि ये गया, मतलब बी का 4, ए का 2, तो 110% ए होगा, है कि नहीं? लेकिन हम बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं कि एक्ट ऑफ 1858, अब ये 3 पावर्स टू गवर्न, बिल्कुल। अब ब्रिटिश क्राउन के पास सब कुछ आ गया ना 1857 के बाद, एवरीथिंग, हालांकि ये मुझे पढ़ाना है, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इनमें से कौन सा प्रोविजन था जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में नहीं था? सबसे पहले तो ट्रेडिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑफ, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज तो चली रही है ना, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज इन काउंसिल, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। तीसरा, कुछ देखिए आपको सिविल सर्विसेज में ना एलिमिनेशन 10 या 15 ऐसे सवाल होंगे जो आपको पक्के आते होंगे, मैक्सिमम 15। ज्यादातर सवाल आपको अपनी माइंड से ही करने जो आपने पढ़ा है, तो उसमें एलिमिनेशन प्रोसेस रखिए। पहला तो हो ही नहीं सकता, तो इन्हीं तीनों में से होगा। तो सबसे पहले तो तीसरा क्या है? ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। चौथा क्या है? एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। सिंपल, डी वाला सही है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुई, अब इंडियंस को भी अलाउ कर दिया, तो चार्टर एक्ट 1833 का यह प्रोविजन होगा। डी इज द राइट आंसर। समझे आप? तो अगर आप इन सबको अच्छे से पढ़ लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग फॉर द फर्स्ट, बिल्कुल सही है, 110%। कौन से करेक्ट हैं? पहला तो है ही है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ, नहीं सॉरी यार, मैं फिर बहुत, विलियम बेंटिक होगा। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। माय मिस्टेक। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल सही है। 1773 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ ना, हमने पहले में ही देखा था। तो यानी कि 1 आप हटा दो, 1 तो हो ही नहीं सकता, जहां जहां पे 1 है वहां पे हटा दो, और जहां पे 2 है वही आंसर होगा, यानी कि ये वाला तो गया। समझ गए? आपको तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो गलत है ना। तो बचा क्या? सी, 2 और 3, यही आंसर सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बिल्कुल नहीं, गलत है ये, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। 1813 में एबॉलिश हुआ था ना, तो ये गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट तो है ही नहीं, ये हटा दो, ये हटा दो, बचा क्या? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो ये बता या फिर बी बचा। तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, बिल्कुल खाली बी होगा। ये तो बिल्कुल सही है ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया। लाइन बाय लाइन चला करो, तो यानी कि फोर्थ में बी होगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये थोड़े से पुराने हैं, मतलब देखिए मैं चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज बता रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। तो अगेन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? पहला देखो, स्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला स्टैब्लिश्ड, ध्यान से, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये तो होगा ही होगा। सेकंड, मेक द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एकदम वॉरेन हेस्टिंग आए थे ना, ये भी सही है। एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, गलत, अभी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आया ही कहां है, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, तो सी हो गया ये। मेरे साथ करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए अभी 2-3 दिन का आपको समय, हमको समय दे दीजिए 2-3 दिन का, डाउनलोडिंग ऑप्शन हम आपको बहुत जल्द दे देंगे। 7th सवाल क्या है? पहला, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना है, बिल्कुल गलत। ये तो कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था ना, तो ये गलत हो गया। चार्टर एक्ट 1833 एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, बिल्कुल गलत, मोनोपोली तो खत्म ही हो गई थी 1813 में। पिट्स इंडिया एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, एकदम गलत। तो तीनों गलत हैं, 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अब इसमें आपको करेक्ट वन सुनने हैं। सबसे पहले तो इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एकदम सही है ये, एकदम सही है, ये तो मैंने आपको एक्ट में बताया। सेकंड देखो, यानी कि जहां जहां पे 1 है, या तो सी होगा या फिर बी होगा या फिर डी होगा, एक गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, क्या ऐसा हुआ था? नहीं, ये अगले एक्ट में होगा ना, पिट्स इंडिया, मैंने अभी आपको बताया। तो दैट मींस सेकंड आंसर इज रॉन्ग, यानी कि
ये ए और बी में, डी में, तो क्योंकि इसमें 2 है तो ये तो हो नहीं सकते, तो बचा क्या, सी और बी। तीसरा देखो, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, ये भी नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट तो जस्ट अभी आया है, ये तो आगे आने वाले में चेंजेस होंगे ना, तो यानी कि थर्ड भी नहीं होगा, तो बचा क्या, खाली सी, तो सी इज द आंसर। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, यस, फर्स्ट एंड फोर्थ इज आर द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, पढ़ भी जाओ आगे यार, अटक गया। चलो इसमें अब मैच दी फॉलोइंग करो, ये आप करोगे, ये मैं नहीं करूंगा, ये होमवर्क है, 9 और 10 आपका होमवर्क है, ठीक है, और मैं नहीं बताऊंगा। और ये आंसर जो है ये पीछे लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो ये लेक्चर था दोस्तों, शेयर छोड़िए, अच्छा ये कहां से आ गया, ये लेक्चर था। अब ऐसे ही हम चलेंगे, और अभी तो मेंस के भी सवाल लेंगे हम, बहुत मजा आएगी, मैं मेंस की भी आंसर राइटिंग आपको साथ साथ ही करवाता चलूंगा। तो लेक्चर 2 के लिए वेट करिए, कल आएगा वो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।